हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी फिजिक्स की जो महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज, और उसमें आज का हमारा टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी से प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन संभावित हैं। तो देखिए, जो ये वीडियो है वर्क पावर एनर्जी का, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और जो वेरियस एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो आइए देखते हैं वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान m का एक पिंड समान रूप से त्वरित विरामावस्था से वेग v1 v तक t1 समय में पिंड को दी गई तात्क्षणिक शक्ति क्या होगी यदि समय t का फलन। तो देखिए, न्यूटन की गति के नियम से हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक समान रूप से त्वरित है और इस कंडीशन में जब विराम अवस्था से v वेग तक इसको t1 समय लगता है, तो ये हमने मान लिया t1 और वेग हमने मान लिया v1, यानी कि यहां से जो प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा विरामावस्था में। तो a इक्वल टू होगा v1 अपॉन में t1। अब हम जानते हैं f इक्वल टू होता है ma, तो यहां से m v1 अपॉन में t1। अब t सेकेंड में वेग क्या होता है, at, तो a का मान ये रहा v1 अपॉन में t1 इंटू टी। अब हमें बतानी है कि जो शक्ति है, तो शक्ति P इक्वल टू होता है F इंटू वी। एफ का मान ये रहा और V का मान ये रहा, तो इनको पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है एम वी वन का स्क्वायर अपॉन में T1 का स्क्वायर इंटू टी। नेक्स्ट देखिए, कोई कण F वेक्टर इक्वल टू माइनस आयोटा कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन बल आरोपित किए जाने पर जेड दिशा के अनुदिश 4 मीटर गति करता है। यदि आई कैप, जे कैप और के कैप निर्देशांक निकाय की एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश क्रमशः मात्रक सदिश हैं, तो इस बल द्वारा कण पर किया गया कार्य होगा। तो हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब चूंकि ये जेड अक्ष के अनुदिश है, जो विस्थापन है हमारा 4 मीटर है और जेड के अनुदिश बताया है, तो ये 4k कैप हमने इसका यूनिट वेक्टर मान लिया। तो देखिए, f इंटू एस करेंगे तो चूंकि ये k वेक्टर और k वेक्टर इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी, तो ये हमारे पास आएगा 1 और ये 4 इंटू 4 16, यानी कि 16 जूल। नेक्स्ट देखिए, एक 0.5 kg द्रव्यमान का पिंड सरल रेखा में गति करता है यदि वेग v इक्वल टू हो ax की पावर 3/2, जहां a इक्वल टू 5 मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो, तो इस पिंड को कुल बल द्वारा x इक्वल टू 0 से 2 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए, दिया है v इक्वल टू x 3/2। अब देखिए, प्रारंभिक वेग x इक्वल टू 0 पे होगा और जो विस्थापन दूसरा दे रखा है 2 मीटर, तो इससे हम उसको अंतिम वेग निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में पुट करें तो a कितना है, a हमारा 5 दे रखा है, तो ये आया vi प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग 10√2। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं कि w इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। तो m का मान 0.5 kg है और जो वी एफ है ये रहा 10√2 का स्क्वायर और वी आई हमारा क्या है, शून्य है, तो ये कैलकुलेट करने पर आता है 50। नेक्स्ट देखिए, एक सीधी रेखा में गतिशील एक पिंड पर कार्यरत बल F पिंड के वेग v के साथ F इक्वल टू k अपॉन v के अनुसार बदलता है, जहां k नियतांक है, t समय में बल द्वारा किया गया कार्य समानुपाती होगा। तो देखिए, F इक्वल टू क्या होता है, k अपॉन में v, यहां जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, और इसका इंटीग्रल कर दें तो F का मान पुट किया k अपॉन में v और dx को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में dt, तो dx इक्वल टू v इंटू dt। अब यहां से v से v कैंसिल होगा, तो w इक्वल टू इंटीग्रल k इंटू dt। तो यहां से dt का समाकलन आएगा t, यानी कि w समानुपाती होगा t के। नेक्स्ट देखिए, ये आरपीएससी लेक्चर 2022 में पूछा गया था। एक क्षैतिज स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 14.7 न्यूटन प्रति मीटर है। 300 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्प्रिंग से जोड़कर
8 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया जाता है, इसके बाद पिंड को छोड़ दिया जाता है, पिंड का अधिकतम वेग होगा। तो देखिए वी मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम वेग होता है ए ओमेगा। अब ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है के बाई एम। तो ओमेगा इक्वल टू होगा रूट के बाई एम। अब जो के है, के स्प्रिंग नियतांक होता है, तो ये दे रखा है, और एम 300 ग्राम। अब इसको केजी में बदले तो 300 इंटू 10⁻³ तो इसको सोल्व करने पर पिंड का अधिकतम वेग आता है 0.56 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, जो स्थिर ऊर्जा होती है ये क्या होती है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये रिलेशन आता है U समानुपाती एक्स स्क्वायर, यानी कि U1 अपॉन में U2 इक्वल टू x1 अपॉन में x2। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कई एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा जो गतिज ऊर्जा है और संवेग में क्या संबंध होता है, ये होता है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, यानी कि k समानुपाती होता है पी स्क्वायर के। या फिर जो संवेग है और द्रव्यमान, इनमें क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है P1 अपॉन में P2 इक्वल टू रूट M1 अपॉन में M2। टरबाइन से गिरते हुए पानी का वेग अगर पूछा जाए न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, V इक्वल टू रूट 2CH। सी का मान पुट कर दे और जो जिस ऊंचाई से जल गिर रहा है। एक स्प्रिंग को बल द्वारा खींचा जाता है, स्प्रिंग को 1 mm खींचने के लिए 10 न्यूटन बल आवश्यक है। तो स्प्रिंग को 40 mm खींचने के लिए किया गया कार्य होगा यदि स्प्रिंग को हम आदर्श माने। तो देखिए जो स्प्रिंग में जो प्रत्यानयन बल है वो क्या होता है, F इक्वल टू kx। अब इसको खींचने में 10 न्यूटन बल लग रहा है, यानी कि जो हमारा तनाव बल है T इक्वल टू माने kx होता है, तो वो कितना है, स्प्रिंग को खींचने पर उसमें तनाव उत्पन्न होगा, तो ये 10 इक्वल टू kx। तो यहां से के स्प्रिंग नियतांक का मान कैलकुलेट करें तो ये 10 अपॉन में x होगा। तो देखिए पहला विस्थापन इसने दिया 1 mm खींचने के लिए 10 न्यूटन बल आवश्यक है। तो 1 mm को हमने यूनिट चेंज की, इसकी मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से गुणा किया, तो यहां से स्प्रिंग नियतांक आ गए हमारे पास 10⁴। अब देखिए स्प्रिंग को 40 mm खींचने में कार्य बताना है, तो स्प्रिंग को 40 mm खींचने में किया गया कार्य क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2, और के का मान पुट करेंगे, एक्स का मान 40 mm, तो ये आ जाएगा 8 जूल। नेक्स्ट देखिए, एक बल नियतांक की स्प्रिंग को भारित करने पर उसमें वितरण x होता है यदि स्प्रिंग में तनाव T हो तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। तो देखिए T इक्वल टू क्या होता है, kx, तो x इक्वल टू T बाई के। अब यहां से जो हम जानते हैं स्थिर ऊर्जा क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x का मान यहां से पुट कर दे T बाई के, तो ये आया हाफ के टी स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, यानी कि जो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होगी ये होगी हाफ टी स्क्वायर बाई के। ये आरसीएफ आरपीएससी का एसीएफ एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन आया था। एक कण की गतिज ऊर्जा उसके स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा के बराबर है तो कण का वेग होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा स्थिर द्रव्यमान है यानी कि m0, तो ये है m0c²। अब हम जानते हैं कि जो आइंस्टीन की समीकरण थी E इक्वल टू m0² प्लस गतिज ऊर्जा, तो उसमें ये मान पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, m0² यानी कि 2m0c², और आइंस्टीन की जो ऊर्जा वो होती है E इक्वल टू mc²। तो इससे कंपेयर करें तो m इक्वल टू क्या होता है, सुविराम द्रव्यमान m0 अपॉन में रूट 1 माइनस v² अपॉन में c²। तो देखिए ये m0 से m0 भी कट जाएगा, तो ये आया 1 अपॉन में रूट 1 माइनस v² अपॉन में c² इक्वल टू 2। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है रूट 3 अपॉन में रूट 2c, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, W इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ u²। तो इसका स्टेटमेंट कई एग्जाम में देखने को मिलता है। सरल आवर्ती दोलेत्र का ऊर्जा वक्र क्या कहता है, देखिए ये जो गतिज ऊर्जा वक्र है इस तरह से है और स्थिर ऊर्जा वक्र है इस तरह से है। कई एग्जाम में इसका जो ग्राफ पूछा जाता है, और जो कुल ऊर्जा वक्र है वो इस लाइन से डिनोट किया गया है। तो ये होती है स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग।
देखिए एक कण पर बल है एफ वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप न्यूटन लगाने पर वह मूल बिंदु से आर वेक्टर इक्वल टू माइनस जे प्लस 2 आयोटा मीटर तक विस्थापित होता है। कण पर किया गया कार्य होगा तो क्या होता है कार्य बल इंटू विस्थापन। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इनकी गुणा होगी जे कैप और जे कैप की डॉट प्रोडक्ट होगी तो जे कैप डॉट जे कैप 1 और 3 की 1 से -1 से तो ये माइनस का 3। ऐसे ही के कैप हाँ ये 5i और 2i यानी कि ये 10 और आई कैप और आई कैप 1 हो जाएगा यानी कि ये आया 7 जूल। नेक्स्ट देखिए प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है कि न्यूटन ने बताया था कि जो टक्कर के पश्चात कणों के दूर जाने का जो अपेक्षित वेग है टक्कर से पूर्व उनके समेत पाने के अपेक्षित वेगों का अनुपात नियत रहता है। यानी कि ये बताया था कि E इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 या फिर इसको यदि हम माइनस कॉमन ले तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो प्रत्यावस्थान गुणांक है उसका मान होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो देखिए प्रत्यास्थ टक्कर है तो E का मान होता है जो प्रत्यावस्थान गुणांक है E इसका मान होता है 1। अप्रत्यास्थ टक्कर में 0 से 1 के मध्य होता है और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए 0 होता है। देखिए पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में कणों की टक्कर में ऊर्जा का ह्रास होता है यानी कि जो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा K1 मान ले और बाद में K2 माने तो देखिए ये रिलेशन आता है K2 अपॉन में K1 इक्वल टू M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इज लेस देन 1। तो देखिए गतिज ऊर्जा और वेग में जो ग्राफ आता है इस तरह से आता है। ऐसे गतिज ऊर्जा और जो संवेग है उसमें इस तरह से ग्राफ आता है। प्रतिकर्षण बल के लिए और आकर्षण बल के लिए यानी कि स्थितिज ऊर्जा है और जो दूरी है उसमें क्या परिवर्तन होता है तो इस तरह से होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो जो प्रतिकर्षण बल घटता जाता है और जो आकर्षण बल है उसके लिए ये वाला ग्राफ। तो देखिए स्थिर शक्ति देने वाली मशीन के द्वारा एक पिंड को सरल रेखा के अनुदिष्ट समय में तय की गई दूरी क्या होती है x इज प्रोपोर्शनल t/3। इससे रिलेटेड हम इक्वेशन और देखेंगे। अब जैसे संरक्षी बल कौन से होते हैं गुरुत्वीय बल है विद्युत स्थितिक बल है कमानी का प्रत्यास्थ बल है। असंरक्षी बल जैसे घर्षण बल है श्यान बल है। देखिए श्यान बल से रिलेटेड जैसे एक स्टेटमेंट पूछा हुआ है ये कि देखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता और बल क्षेत्र में एक चक्र में किया गया कार्य 0 होता है और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ले जाने में किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये संरक्षीय बल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए एक पिंड से जुड़ी स्प्रिंग को विरामावस्था से 10 सेंटीमीटर खींचकर छोड़ा जाता है। जब विस्तार 5 सेंटीमीटर रहता है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा उसको U और K से डिनोट करते हैं। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा पहले हम 10 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर पे निकाल लेते हैं तो ये इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो स्प्रिंग नियतांक है नहीं इसमें तो x का मान कितना दे रखा है यानी कि विस्तार यानी कि विस्थापन जो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 5 है तो ये आया 25 ओपन में 2 यानी कि 12.5 के। ऐसे ही जो दूसरी कंडीशन है 10 सेंटीमीटर पे इस पे आया जो हमारा स्थितिज ऊर्जा 50 के। तो देखिए अब जो गतिज ऊर्जा है कि जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट किया है 50 की उसमें से जो पहले गतिज स्थिर ऊर्जा थी उसको घटा देंगे तो हमारे पास जो क्या आ जाएगी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का अनुपात पूछा है तो ये आएगा 3/1। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया। एक द्रव्यमान m प्रारंभिक विरामावस्था में है इस पर नियत बल दिया जाता है दिए गए विस्थापन के लिए इसमें उत्पन्न वेग समानुपाती होगा। तो एक सीधा सा रिलेशन है v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। m द्रव्यमान का कण u1 वेग से गति करता हुआ स्थिर अवस्था में अन्य m2 द्रव्यमान के कण से संघटक करता है। संघटक पूर्णतः अप्रत्यास्थ है तो गतिज ऊर्जा में भिन्नात्मक हानि होगी। तो देखिए K2 अपन में K1 यानी टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा और टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा ये पूरा बड़ा डेरिवेशन है तो ये होता है हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में हाफ m1 u1 स्क्वायर।
इसको आगे जब सोल्व करते हैं तो ये आता है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह से गतिज ऊर्जा में जो भिन्नात्मक कहानी उसको डिनोट करते हैं। तो देखिए प्रत्यास्थ टक्कर है वो किस तरह से होती है। देखिए m द्रव्यमान का कोई पिंड है u1 वेग से आता है और जो m2 द्रव्यमान का दूसरा पिंड है और वो स्थिर है। अब इससे टक्कर के पश्चात क्या होता है कि ये परस्पर लंबवत दिशा में गति करते हैं। तो इससे कोण से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो प्रत्यास्थ टक्कर है उसके बाद जो पिंडों के बीच में कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। एक गोला समान द्रव्यमान वाले स्थिर गोले से टकराता है तो प्रत्यावस्थान गुणांक E हो तो टक्कर के पश्चात गोलों के वेगों का अनुपात होगा। तो ये होगा v1 अपॉन में v2 इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन में 1 प्लस ई। ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक गेंद 1 मीटर की ऊंचाई से धरातल पर गिराई जाती है। यदि टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक 0.6 हो तो गेंद पुनः किस ऊंचाई तक उठेगी। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है, गेंद किस ऊंचाई तक उछलेगी कि h1 इक्वल टू ई टू की पावर n इंटू h। तो देखिए h जिस ऊंचाई से गेंद गिराई जा रही है, अब ये कितना उछलेगी वो n का मान हमारा इसमें होता है। तो देखिए 1 मीटर की ऊंचाई से धरातल पर गिराई जा रही है और टक्कर का प्रत्यावस्थान यानी कि E का मान ये दे रखा है। h1 1 मीटर है, कितनी ऊंचाई से उछाली जा रही, तो h1 इक्वल टू ई टू की पावर n, तो इसको हम 1 मानेंगे। तो ये 0.6 और इसको सोल्व किया तो h1 इक्वल टू 0.36 मीटर। नेक्स्ट देखिए m द्रव्यमान का पिंड u वेग से दुगने द्रव्यमान के पिंड से टकराता है जो कि क्या है, स्थिर है और टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ है और टक्कर के बाद जो दोनों पिंड है चिपक जाते हैं तो जो संयुक्त पिंड है उसका वेग क्या होगा। तो देखिए m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग है u और इससे दुगना द्रव्यमान यानी कि 2m, इसका वेग कितना है 0। अब ये टकराता है, इसके बाद दोनों चिपक जाते हैं, इसका मतलब इनका द्रव्यमान क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है यानी कि 2m प्लस 3m। तो इसका वेग निकालना है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यानी कि जो संवेग क्या होगा, यहां से mu और यहां से संवेग संरक्षण का नियम लगा रहे इसमें, यहां से m इंटू वी यानी कि ये तो 0 है इक्वल टू 3m इंटू वेग। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये तो 0 mu और ये 3m इंटू वेग, तो वेग क्या आएगा u/3 यानी कि जो पहले पिंड था उसके वेग का 1/3 रह जाएगा। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है, इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए इसकी शक्ति नियत है, शक्ति क्या होती है W/T इक्वल टू नियत। अब जो कार्य है गतिज ऊर्जा के रूप में भी होती है तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv², ये भी नियत होगा। तो अब सुवेग है उसको हम d/T लिख सकते हैं यानी कि जो विस्थापन अपॉन में समय, तो ये भी नियत होगा। अब इसको d² और ये जो अपॉन में यहाँ t² इंटू टी यानी कि t³/m या ये भी नियत होगा। अब चूंकि ये सारी चीजें 2 नियत m नियत और ये नियत ये कांस्टेंट है तो ये जो विस्थापन है t³ के समानुपाती होगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं d इज प्रोपोर्शनल टू t⁵/2। कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचेत त्वरण से एक में गति करता है, इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होगी। तो देखिए विरामावस्था में है, शक्ति क्या है P इक्वल टू FV, F इक्वल टू क्या होता है ma और V इक्वल टू क्या होता है AT। तो यहां से ये आएगा P इक्वल टू ma² इंटू टी। अब t किस घात के मतलब ये समानुपाती होगा, तो ये t के जो बी ऑप्शन है हमारा वो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखिए m1 द्रव्यमान का कण u1 वेग से गति करता हुआ स्थिर अवस्था में अन्य m2 द्रव्यमान के कण से संघटक करता है। संघटक पूर्णतः अप्रत्यास्थ है तो गतिज ऊर्जा में भिन्नात्मक हानि होगी। तो देखिए ये अभी हमने देखा भी था, पूर्णतः अप्रत्यास्थ चक्कर में दोनों पिंड चिपक जाते हैं तो उस कंडीशन में जो भिन्नात्मक हानि है वो होती है m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और जो प्रत्यास्थ चक्कर है उसमें होती है u m1 डॉट m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए m द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या r की वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है जिसमें अभिकेंद्री त्वरण
AC समय t के साथ AC इक्वल टू के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर के अनुसार बदल रहा है, जहां के स्थिरांक है, इस कण को इस पर कार्य कर रहे बलों द्वारा दी गई शक्ति होगी। तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए AC का मान हमारे पास दे रखा है। अब हम वेग निकाल सकते हैं। त्वरण से क्या होता है, a इंटू डी टी, इसका समाकलन कर दे तो a का मान, AC का मान यहां से रखा, और अब हम समाकलन कर रहे हैं तो टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3। शक्ति क्या होती है, F इंटू वी। तो देखिए F इक्वल टू होता है एम ए, तो ये जो हमारा AC है इसका मान ये रहा, ये पुट किया, V का मान ये पुट किया, तो इसे सोल्व करते हैं तो ये आता है 1/3 m के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी की घात 5। एक स्प्रिंग को जब 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा U है। यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए U इक्वल टू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि U समानुपाती होता है एक्स स्क्वायर के। तो प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा है 2 सेंटीमीटर पे कितनी है, U है, यानी कि प्रारंभिक को मान लिया U, और जो द्वितीय है U2 मान लेता है। तो प्रारंभिक विस्थापन है 2 और अंतिम है 10। तो ये इसको सोल्व करते 1/5, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 1/25। तो U2 का मान आ जाएगा 25, U यानी कि पहले की 25 गुना हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।